जापान के पीएम ने भी कहा यस यस व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज इज करेक्ट, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। न रूस ने इसका विरोध किया, न यूक्रेन ने विरोध किया। और एक दृष्टि से अगर मैं इस यात्रा को देखूं तो नॉन अलाइंड से हम ऑल अलाइंड हो गए हैं। भारत का जो विश्व को आता पता लगाने की एक इच्छा निर्माण हुई, लेट अस गो एंड डिस्कवर इंडिया, ये क्यों हुआ? कई देश रामायण महाभारत को अपनी संपदा मानते हैं। एक तो पहले ऐसा था कि हम संकोच करते थे अपने देश के संस्कृति के बारे में, यहाँ की सभ्यता के बारे में। यूरोप की आवश्यकताओं को भारत पूरा करेगा, भारत की आवश्यकताओं को यूरोप समझेगा। चलिए। भारतीय राजनीति और विदेश नीति में कल्चरल डिप्लोमेसी अभी तक कम सुना और जाना हुआ सिद्धांत रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति में खास तौर से इसके महत्व को समझा गया और इसके इस्तेमाल भी किया गया। हाल ही में हुए G20 शिखर सम्मेलन की सफलता में इस कल्चरल डिप्लोमेसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रखर रूप से भारत के लिए देश और विदेश में प्रभावी बनाने का काम जिस शख्सियत ने पिछले कई वर्षों में किया है, वह पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, नमस्कार सर। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR के प्रेसिडेंट हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस पॉडकास्ट लोकनीति में। थैंक यू सर। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से G20 के शिखर सम्मेलन और कल्चरल डिप्लोमेसी पर उसका क्या प्रभाव रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में रहेगी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि भारत की प्रेसिडेंसी के और उसके आउटकम को आप कैसे देखते हैं, और जो भारत ने कल्चरल डिप्लोमेसी का जो प्रयोग करा है इन पूरे G20 शिखर सम्मेलन में, उस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, ये जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ एक दृष्टि से ऐतिहासिक था, क्योंकि इसके पहले भी सम्मेलन तो हुए थे। श्रीमती गांधी जी के ज़माने में, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में एक यहाँ पर कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जिसको बोलते हैं, उनका एक कार्यक्रम हुआ था, शिखर सम्मेलन ही सही, गोवा में। साथ ही साथ जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, गुट निरपेक्ष देशों का एक मंच बना था, उसके भी सम्मेलन हुए हैं। मगर ये सम्मेलन इन सारे सम्मेलनों की तुलना में कई गुना मैं मानता हूँ कि अधिक महत्वपूर्ण भी था और अधिक सफल भी था, क्योंकि बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में भी इसका एक अहम महत्व था। और एक दृष्टि से अगर मैं इस यात्रा को देखूं तो नॉन अलाइंड से हम ऑल अलाइंड हो गए हैं। अभी हम भारत विश्व मित्र निश्चित रूप में बन गए हैं। हर कोई देश है जो चाहता है कि भारत के साथ मधुर संबंध रहे, भारत के साथ संवाद रहे, और भारत का सम्मान भी कई जगह होता है। लगभग पूरे देश में, पूरे विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है कि जहाँ पर भारत और भारतीयों के प्रति कोई दुर्भावना है, और मे बी पीपल आर हेटिंग इंडिया। नेवर, एवरीवेयर यू कम अक्रॉस दैट पीपल लव इंडिया। मगर ये जो गुडविल हमने अर्जित की है इतने सारे वर्षों में, और विशेषकर विगत 8-9 सालों में, वो महत्वपूर्ण है, मगर शायद पर्याप्त नहीं है। क्योंकि गुडविल को जब तक हम भारत और भारत की विश्व दृष्टि, द वर्ल्ड व्यू ऑफ इंडिया, इसका एक आकलन इसमें तब्दील नहीं करते, परिवर्तित नहीं करते, तब तक जिसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, सौम्य संपदा कहते हैं, उसका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। और इसलिए G20 के माध्यम से अहम 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि एक तो पूरे विश्व पटल पर भारत छा जाने की एक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव G20 रहा है।
इंडिया हैज़ अराइव्ड, ऐसा कई लोग इसका वर्णन करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण इसका सॉफ्ट पावर की दृष्टि से महत्व ये है, लाभ हमें जो हुआ है कि देखिए भारत एक अनुभव है। जितनी मर्जी आप किताबें पढ़ो, जितनी मर्जी आप वेबसाइट्स देखो, उसके माध्यम से भारत का आकलन आपको जो होगा और भारत का अनुभव करने से जो होगा, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड देयरफॉर विद हिज G20, इफ सो मेनी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स केम टू इंडिया, देयर मिनिस्टर्स केम, देयर ऑफिशियल्स केम, तो स्वाभाविक रूप में भारत का आकलन बढ़ा है। अब लोग भारत के प्रति गलत धारणाएं अगर रखते थे तो उनकी संख्या कम हो गई है। भारत को समझने वाले समझदार लोगों की संख्या दुनिया में बढ़ी है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्ट। इसमें हमने कल्चरल डिप्लोमेसी का रोल काफ़ी देखा है। भले ही हमने शास्त्रीय नृत्य को देखा, मोदी जी का नालंदा यूनिवर्सिटी को दिखाना, तो कल्चरल डिप्लोमेसी का यूज़ पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि ज़्यादा हुआ है और इसको एज अ सॉफ्ट पावर का मीडियम भी यूज़ करा गया है। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, कल्चरल डिप्लोमेसी का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि जैसे एक जोसेफ नी करके जो लेखक है जिन्होंने सॉफ्ट पावर पर एक किताब लिखी, तो ये इस सदी के प्रारंभ में सॉफ्ट पावर नाम की संकल्पना प्रचारित और स्थापित होने की वजह क्या है। इसके पहले भी सॉफ्ट पावर तो थे ही। भारत का जो विश्व को आता पता लगाने की एक इच्छा निर्माण हुई, लेट अस गो एंड डिस्कवर इंडिया, ये क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल में जो भी परिस्थिति निर्माण हुई थी, उसके कारण यूरोप में हमारे मसालों के पदार्थों का जाना रुक गया था। तो यूरोपीय लोगों को लगा कि अभी भारत को खोजना पड़ेगा जहाँ से ये मसाले समुद्र मार्ग से आ सकते हैं। तो फिर पहले कोलंबस निकले, बाद में वास्को डी गामा निकले। तो मसाले क्या है? मसाले भी हमारी सॉफ्ट पावर है। तो इस दृष्टि से देखें तो भारत अपनी संस्कृति के और सभ्यता के आधार पर विश्व पटल पर प्रभाव डालने की एक परंपरा लंबी सी रही है। हमारे चोल राजा थे, बाकी सारे हमारे सम्राट थे यहाँ के। इन सम्राटों ने कहीं जाकर दूसरे किसी देश की भूमि पर अतिक्रमण किया, आक्रमण किया, ऐसा नहीं हुआ। बावजूद इसके हमारे रामायण महाभारत पूरे विश्व में फैले हुए, विशेष रूप में दक्षिण पूर्वी एशिया में। कई देश रामायण महाभारत को अपनी संपदा मानते हैं, अपना मानते हैं। उनके यहाँ कुछ कथानकों में परिवर्तन भी है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो कल्चरल डिप्लोमेसी हमारे विश्व दृष्टि का ही एक अभिन्न पहलू रहा है। जहाँ तक विगत 10-12 सालों की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो परिवर्तन हुआ है, मैं मानता हूँ कि 2-3 प्रमुख बातें इसमें ध्यान में लेनी चाहिए। एक तो पहले ऐसा था कि हम संकोच करते थे अपने देश के संस्कृति के बारे में, यहाँ की सभ्यता के बारे में कुछ कहने के बारे में, या उसकी कुछ प्रतीक रूप भेंट देने के बारे में। आज क्या हो गया है, इससे हम पूरे मतलब अलग रास्ते पर चल पड़े हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को ढाका में जाने के बाद ढाकेश्वरी मंदिर का दर्शन करने में कोई संकोच नहीं होता। जापान में जाने का बाद जापान के सम्राट को भगवत गीता की एक प्रति देने में कोई संकोच नहीं होता। और ये केवल भगवत गीता और मंदिर तक सीमित नहीं है। अभी आप देखेंगे तो जितने सारे हमारे मेहमान आए थे G20 में, उनको जो भेंट वस्तुएं दी गई वो क्या था? कहीं कारीगरी थी, कहीं बुनकरों का कला का आविष्कार था, कहीं और कुछ हमारे बैम्बू में या लकड़ी में या हमारे पीतल में या ब्रॉन्ज में काम करने वाले लोगों की कला के आविष्कार थे, कहीं गोंड चित्रकला जो है, हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी लोग हैं, उनके चित्रों को भेंट दिया गया, कहीं पट्टचित्र भेंट दिए गए, कहीं हमारी जयपुर की जो मिनिएचर शैली है उसके चित्रों को दिया गया। तो ये सारा और बहुत सोच समझ कर दिया गया, ऐसा नहीं कि मन में आया कुछ दे दिया, ऐसा नहीं है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो सॉफ्ट पावर का महत्व इस सरकार ने जितना समझा है उतना शायद इसके पहले कभी नहीं समझा गया था। हमने ICCR का अगर उदाहरण देना है तो G20 में ICCR के माध्यम से कई सारे कार्यक्रम हुए, मगर उसका
दायित्व हमने पूरे राज्य सरकारों पर दिया था, क्योंकि भारत को समझना है तो भारत के राज्यों को समझना चाहिए। तो हर समय हम केवल भरतनाट्यम प्रस्तुत करेंगे, केवल भांगड़ा प्रस्तुत करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। अगर आसाम में जाएंगे तो सत्रीय डांस उन्होंने देखना चाहिए, तो हमने राज्यों पर छोड़ा था। यही फेडरलिज्म होता है। महाराष्ट्र में गए तो उन्होंने लावणी का आनंद लिया, और फिर कर्नाटक में गए तो वहाँ की शैली के नृत्यों का आनंद लिया। तो इस पद्धति से पूरे राज्यों को साथ लेकर तरह तरह की जो हमारी सांस्कृतिक संपदा के अंग हैं उनको हमने प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, जो व्यंजन खिलाए गए कौन से थे? अभी पूरे देश ने मिलेट ईयर मनाने का ठान लिया और हमने मनाया भी। तो मिलेट के भी पदार्थ थे। हर प्रदेश की अपनी, जैसे आप उड़ीसा में जाओगे तो वो चेना पोड़ा खाते हैं, हम रसगुल्ला खाते हैं, कहीं महाराष्ट्र में जाएंगे तो श्रीखंड खाते हैं। तो ये जो था वो सारा उनके सम्मुख हमने लाया, और भारत की जो बहुत ही संपन्न विविधता है उसका परिचय हमने विश्व समुदाय को करा दिया, और उसके माध्यम से उनके दिल जीते। देखिए, दिल जीतने का कितना बड़ा महत्व है। लोगों को लग रहा था कि ये G20 से कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये यूक्रेन और रूस का चल रहा है, तो कंसेंसस होना, आम सहमति बनना बड़ा मुश्किल होगा। मगर हमने आम सहमति के लिए आवश्यक सदिच्छा का वायुमंडल पहले से बनाया था। तो लोगों को लगा कि अरे इतना बढ़िया देश है, यहाँ पर इतनी अच्छी रंग बिरंगी संस्कृति के सारे आविष्कार हम देख रहे हैं, इतने प्रेम से लोग हमें मिल रहे हैं, क्योंकि ये भी एक सॉफ्ट पावर ही है। देखिए, पहला देश होगा भारत जिसने G20 के साल भर के कार्यक्रमों को 68 शहरों में मनाया, केवल दिल्ली में नहीं। तो ये एक जन आंदोलन सा हो गया। तो हर जगह लोग, कहीं रंगोली डाली, उनका स्वागत किया, कहीं मेहंदी का उपयोग करके उनका स्वागत किया गया, कहीं लोगों ने साफा बांधे, उनका स्वागत किया। कितनी शैलियाँ हैं हमारी लोगों को सुस्वागतम कहने की, वो हमने किया। उसका प्रभाव निर्माण हुआ, और मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं इस प्रभाव की भी भूमिका रही होगी। दिमाग और दिल दोनों को हमने जीता, जिसके कारण आम सहमति बन पाई। सर, जब हम डिप्लोमेसीज़ की बात करते हैं तो कई डिप्लोमेसी प्रकार की डिप्लोमेसी आती हैं। पब्लिक डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ट्रेड डिप्लोमेसी। तो सर, आप इस परिप्रेक्ष्य में इनको कल्चर डिप्लोमेसी को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जिन देशों के बीच में कल्चरल संबंध भी हैं, जैसे इंडिया नेपाल हो गया, पर उनके बीच में भी कभी कभी संबंध ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उसमें कल्चरल डिप्लोमेसी क्या भूमिका है? देखिए, कल्चरल डिप्लोमेसी केवल हमारे संगीत, नृत्य, हमारे व्यंजन या हमारी आर्टिजान्स की कलाएं इन तक निर्भर नहीं है, मतलब यहाँ तक सीमित नहीं है। कल्चरल डिप्लोमेसी इज ऑल्सो अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए कंट्री। देश की फिलॉसफी, हमारी फिलॉसफी हमने हमारा जो मोटो तय किया उसके माध्यम से विश्व के सामने लाई। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अभी बताइए मुझे, इसका कौन विरोध कर सकता है? ये तो सत्यता है। कुछ देशों ने विरोध करने की कोशिश भी की, मगर नहीं कर पाए, क्योंकि ये हम वास्तविक बात बता रहे हैं कि भैया हम सबका भविष्य एक ही है, और हमारी ये धरणी है, धरती माता है, वो भी एक ही है। और हम इसलिए चाहिए कि हम एक परिवार जैसा व्यवहार करें, एक दूसरे के बारे में सोचे। इसका भला कौन विरोध कर सकता है? कितना भी घोर भारत विरोधी हो, इसका विरोध नहीं कर सकता। तो इसके कारण क्या हुआ है कि हमारी, चाहे आपने जैसे कहा कि ट्रेड डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, डिफेंस के बारे में भी कुछ डिप्लोमेटिक बातें आती रहती है, इन सारों के एक दृष्टि से प्रभाव को दुगुना करने की क्षमता हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी है, क्योंकि वो भारत की है। सारे देशों को ये लाभ शायद नहीं मिल पाएगा, मगर भारत को मिल पाता है क्योंकि भारत एक शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से चल रही एक सभ्यतामूलक संस्कृति रखने वाला या संजोने वाला देश है, और इसके कारण इसका प्रभाव है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे अभी ब्रुनेई की बात मैं लेता हूँ। हम रामायण महोत्सव करते हैं तो तरह तरह के देशों के रामायण ट्रूप्स आते हैं। अभी रामायण का संबंध कोई केवल हिंदू धर्म से है ऐसा हम नहीं मानते, वो भारत की संपदा है, और विश्व भी नहीं मानता ऐसा।
देखो, कई ऐसे देश है जो बुद्ध मतावलंबी है, क्रिश्चियन मतावलंबी है, मुस्लिम मतावलंबी है, वहाँ के लोग भी रामायण की प्रस्तुति करते हैं। अभी मैं कुछ समय पहले गुजरात गया था, अहमदाबाद में जो हमारे विदेशी छात्र हैं उसमें बांग्लादेश के भी छात्र हैं। बांग्लादेशी छात्रों ने बहुत बढ़िया वहाँ पर कथक प्रस्तुत किया और कथक की प्रस्तुति का प्रारंभ आरती से किया उन्होंने। वो इस्लाम समुदाय का व्यक्ति है, उसे कोई इसमें गलत नहीं लगा, क्योंकि हमारी धारणा भी तो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती की है। हम क्या कहते हैं कि इसी भगवान को पूजो, इसी ही पद्धति से पूजो, ऐसी ही आरती ने कहा, ऐसा थोड़ा ही हम कहते। हमारे यहाँ तो पूरी स्वाधीनता है, ये तो हमारी स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है। तो मैं ब्रुनेई की बात ये कह रहा था कि वहाँ तो 100% इस्लाम के अनुयायी है, तो वहाँ से रामायण आएगा हमें लगा नहीं था, मगर आया रामायण का पथक। और किसी ने चर्चा में बोला कि वी वेर ए लिटिल एप्रीहेंसिव कि वेदर यू विल सेंड ए ट्रूप और नॉट, तो उस प्रमुख ने कहा कि यू आर रॉन्ग, वी हैव चेंज्ड आवर रिलीजन नॉट आवर कल्चर, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन कल्चर। और इसलिए इसका सर्वदूर प्रभाव निर्माण होता है, सभी क्षेत्रों में इसके कुछ न कुछ पदचिन्ह हमें दिखते हैं, और इसके कारण हम विश्व समुदाय पर एक हमारी सदिच्छा शक्ति का प्रभाव निश्चित रूप में निर्माण कर सकते हैं, जो अंततोगत्वा सहमति निर्माण करने में या बहुत पेचीदे और कंट्रोवर्शियल ऐसे जो विषय होते हैं उनमें भी वो काम आता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में, बहुत सिंपल सा कहा कि दिस इज़ नॉट द इरा ऑफ वॉर, ये कोई लड़ाई लड़ने का समय नहीं है, ये युग संघर्ष का नहीं है। देखो, विश्व के कोने कोने से उसका रेजोनेंस आया, प्रतिध्वनि आया। जापान के पीएम ने भी कहा यस यस व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज इज करेक्ट, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर। न रूस ने इसका विरोध किया, न यूक्रेन ने विरोध किया। ये क्या है? ये हमारी सौम्य संपदा है। और वैसे भी बहुत सारे युद्ध क्यों छिड़कते हैं? तो कहीं सुप्रीमसी की भावना होती है, आपसे मैं वरीयता रखता हूँ, श्रेष्ठ हूँ, आप कनिष्ठ है। भारत में ये भाव ही नहीं है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो भारत की विश्व दृष्टि में ये न होने के कारण हमारी बातें लोगों को अधिक कन्विंसिंग लगती है, प्रामाणिक लगती है, जिसका परिणाम होता है। सर, कल्चर डिप्लोमेसी के आपने फ़ायदे तो बताए, पर अभी भारत को किस चीज़ पे और काम करने की ज़रूरत है जो आपको लगता है कि अभी ये क्षेत्र में भारत कल्चर डिप्लोमेसी के मामले में और अच्छा कर सकता है? देखो, भारत की जो पोटेंशियल है, क्षमता है, उसका पूर्ण रूपेण हमने उपयोग किया है, शायद ऐसा नहीं है। जैसे मैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में यही दायित्व मुझे दिया गया है, तो ये जो एक संकीर्ण संकल्पना रहती है कि कल्चर यानी केवल संगीत और नाटक, इससे हम मीलों आगे निकल गए हैं। हमने 3 साल पहले एक वेबिनार किया, उस समय कोरोना का काल था, सेमिनार संभव नहीं था, तो उसका विषय था वीविंग रिलेशंस थ्रू टेक्सटाइल ट्रेडिशंस। तो ये जो संबंधों का एक बुनने का काम हम कर रहे हैं, उसका आधार क्या है कि हमारे सारे ऐसे देशों में, विशेष रूप में दक्षिण पूर्व एशिया में और एशिया के कई अन्य क्षेत्रों में भी बुनकरी की परंपराएं हैं, टेक्सटाइल की ट्रेडिशंस है। तो उनको हमने इकट्ठा किया, मास्टर वीवर्स बुलाए, बांग्लादेश के टेक्सटाइल मिनिस्टर आए थे, भूटान की महारानी आई थी, सब लोगों ने बड़ा सराहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसके लिए एक बहुत अच्छा शुभकामना संदेश दिया। तो क्या ये टेक्सटाइल का क्षेत्र है, हमारे कारीगरी का क्षेत्र है, इसमें भी हम कर सकते हैं। मैं ईरान गया था, तो ईरान में वो इस्फहान नाम का एक जगह है, वहाँ पर बर्तनों का काम चलता है मतलब मिट्टी के बर्तन भी, जिसको हम ये तरह तरह की नई जो क्लेज के प्रकार आए हैं उसके बर्तन भी, और पीतल और ब्रॉन्ज के बर्तन भी। तो क्या हमारे भारत के कारीगर, उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी संख्या में, सहारनपुर में, अन्य जगह काम चलता है, तो क्या इन कारीगरों का ईरान जाना लाभकारी नहीं होगा? ईरान के कारीगर भी यहाँ आने चाहिए। हमने ये शुरू किया है अभी धीरे धीरे। हमारे जो वादक है, तो जो वाद्य बनते हैं भारतीय वाद्य, जैसे तानपुरा है,
तो तानपुरा मीरज में बनता है, तो मीरज के तानपुरे अगर 100 बनते हैं तो आज 70 तानपुरे एक्सपोर्ट होते हैं। कहाँ जाते हैं? ये न्यू जर्सी जाते हैं और मुख्य रूप में यूके जाते हैं। तो इन तानपुरा मेकर्स की एक कल्पना थी कि हमें भी विदेश भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पर जब रिपेयर करने की नौबत आती है वहाँ तो किसी को पता ही नहीं। तो हमने ये शुरू किया है, हमने नीतिगत निर्णय किया कि ये कारीगरों को भी हम भेजेंगे। तो धीरे धीरे इन विषयों में भी हमने और अधिक काम करना चाहिए। इसी तरीके से हमारे भारतीय पदार्थों की जो वैश्विक लोकप्रियता है उसको भी हमने कम नहीं आंकना चाहिए। देखिए, मेक्सिकन फूड भी लोग खाते हैं, थाई फूड भी बड़ा प्रचलित है, मगर इंडियन रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा बेहतर बिजनेस करते हैं। और आज तो परिस्थिति ऐसी है कि कई हमारे पड़ोसी देशों के लोग अपने रेस्टोरेंट को इंडियन रेस्टोरेंट कहते हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड बन गया है। वो अपने देश का नाम लगाएंगे तो कोई नहीं आएगा उसमें, ये वास्तविकता है। तो हमने ये सोचा ICCR में कि ऐसे जो सफल रेस्टोरेंट्स बरसों से काम कर रहे हैं, उल्लेखनीय पद्धति से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, और वहाँ की जनता का फुटफॉल जिन रेस्टोरेंट्स में अधिक है उनको हम एक अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट देकर नवाजेंगे। तो ये काम आने वाले 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होता है, उससे हम प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग भी भारत की सौम्य संपदा में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इनको भी रिकग्नाइज करना चाहिए। तो कारीगरी का क्षेत्र है, हमारी रेसिपीज़, हमारे कलिनरी और क्यूजीन ट्रेडिशंस का विषय है, हमारा आर्किटेक्चर है, हमारे रामायण महाभारत इनका तो विषय तो आ ही गया, संस्कृत है, इंडोलॉजी है, फिर हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है उसके अन्य अन्य पहलू भी हैं। तो इन सारों का मैं मानता हूँ कि बहुत अधिक अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से, प्रतिभा का उपयोग करते हुए हमने भारत के सौम्य संपदा में वृद्धि करने के लिए उपयोग करना चाहिए। सर, वापस मैं G20 पे आना चाहूँगा। हमने देखा कि इस बार डिक्लेरेशन में बाली डिक्लेरेशन से थोड़ा अलग था, इसलिए क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने भी बोला कि वो तब की बात थी, अब ये अब की बात है, 1 साल का दौर बीत गया है। चाइना ने भी इसका समर्थन करा, जो कि हमको उम्मीद नहीं थी। इस परिप्रेक्ष्य में आपको कैसे लगता है कि जो G20 डिक्लेरेशन आया है अब की बार, इस पे हम लोग और क्या, क्योंकि कई सारे हमने वादे कर दिए हैं, बायोफ्यूल अलायंस होना है, इंडियन मिडल ईस्ट कॉरिडोर होना है, सो क्या आपको लगता है कि कल्चरल को लेकर के और भी ज़्यादा विस्तार हो सकता था? क्योंकि एक पैराग्राफ में SDG गोल्स को पूरा करने के लिए कल्चर की बात करी गई है, तो क्या इस G20 डिक्लेरेशन में भी कल्चर का और इस्तेमाल हो सकता था? देखो, ऐसा है ना कि कल्चर ऐसा है कि जितना लिखे, जितना बोले कम ही है, मगर आखिरकार उस डॉक्यूमेंट की भी अपनी एक मर्यादा है, और विश्व के सम्मुख इतनी चुनौतियां हैं, उन सारी चुनौतियों का परामर्श लेते लेते जो जगह बची उसमें फिर कल्चर को लाया गया। मगर ऐसा नहीं है कि कल्चर को हमने कम महत्व दिया। जो खजुराहो में एक G20 की कल्चरल मिनिस्टर्स का एक सम्मेलन हुआ, और भी एक सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन का विषय संस्कृति होना एक बात है, मगर सम्मेलन का विषय कुछ भी हो, संस्कृति से संबंधित सारे बिंदु वहाँ उपस्थित थे। जैसे मैंने कहा, व्यंजन में थे, खाने पीने के पदार्थों में थे, जो प्रस्तुतियाँ हुई उनमें थे। तो ऐसा नहीं कि हमने कल्चर को कोई कम आंका है। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से हमारे कल्चर के प्रति एक एहसास, समझदारी निर्माण करने की कोशिश हुई है। मगर जहाँ तक G20 डिक्लेरेशन की बात है, मैं मानता हूँ कि आखिरकार कल्चर का महत्व लोगों को इकट्ठा लाने में है, समानता निर्माण करने में है, एक भावनिक जुड़ाव निर्माण करने में है। ये जुड़ाव हो गया, आगे क्या करेंगे? तो आगे तो हमें पूरी मनुष्य जाति के विकास की बात करनी चाहिए। इसलिए कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ साथ इस पूरे डिक्लेरेशन में जिसने एक आकार लिया है वो है डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। Not for no reason that earlier also India took lead and ensured that the new organization about solar energy is established in the form of International Solar Alliance, and its headquartered comes to India, like what we see, it is there in Gurugram. Take the example of our traditional medicinal systems. There are traditional medicinal systems in Tibet,
They are there in Latin America, they are there in Africa, and our Ayurveda and other Siddha, Unani and several such systems are there for which India is their birthplace. तो इनको विश्व समुदाय के एजेंडे पे लाने का काम भारत ने किया और आज जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हमने एक केंद्र बना दिया। इसी तरीके से बायोफ्यूल का विषय, क्योंकि विश्व समुदाय जानता है कि फॉसिल फ्यूल पर निर्भर रहने के दिन धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, तो हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का सृजन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो एक बायोफ्यूल अलायंस आ गया। और साथ ही साथ देखिए, यूरोप और भारत दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। वैसे तो आज का विश्व ऐसा है कि हम हर किसी देश को दूसरे देश की ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वी केयर ए टपेंस फॉर ए पर्टिकुलर कंट्री, बिकॉज देर आर मार्केट रिलेटेड इश्यूज, देर आर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, नंबर ऑफ इश्यूज आर देयर। तो ऐसी स्थिति में ये जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसका भी अपना बहुत महत्व है। वैसे भी इसी तो कॉरिडोर से पहले मसाले जाते थे, तो जो जहाँ से मसाले जाते थे वहाँ से और भी कुछ जाएगा। जो अभी हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, तो भारत में बनी हुई चीज़ें, और आजकल तो हमारा एप्पल का नया वर्जन भी भारत में ही बन रहा है। तो इन सब को जाने के लिए अभी एक नया रास्ता जो इन सारे देशों के सहयोग से बन गया है, हमारे लिए खुल गया है। तो यूरोप की आवश्यकताओं को भारत पूरा करेगा, भारत की आवश्यकताओं को यूरोप समझेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल लूँगा मैं। ICCR का रोल के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि मैं पढ़ रहा था, ICCR ने अभी हाल ही में अपनी एक किताब भी लॉन्च करी है जिसमें उन्होंने 300 से ज़्यादा कल्चरल प्रोग्राम्स करे हैं, 1700 आर्टिस्ट इन्वॉल्व थे, 60 से ज़्यादा लोकेशन में ICCR ने प्रोग्राम करे हैं। नहीं, देखिए, G20 के बारे में जैसे मैंने कहा कि हमने तो राज्य सरकारों को साथ लेकर काम किया, मगर जो एक क्वालिटी कंट्रोल होने की ज़रूरत होती थी, या जो कुल मिलाकर इसकी जो सोच बनती है उसके बारे में विषय था। हर कोई कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत ढंग की होनी चाहिए ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, तो वो विषय था। और लोगों को केवल एक चकाचौंध कुछ दिख गया ऐसा न होते हुए आकलन भी बढ़ना चाहिए। तो इन सारे विषयों में ICCR ने पर्दे के पीछे रहकर ही सही मगर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और सब जगह हमारे जो कर्मचारी हैं और हमारे जो ट्रूप्स तो राज्य सरकारों ने उपलब्ध कराए, मगर उनको तरीके की प्रस्तुति करने का जो अभ्यास जरूरी था बिफोर एन इंटरनेशनल ऑडियंस, उसमें हमने उनकी तैयारी करा ली और उनकी प्रस्तुति में जो भी आवश्यक भूमिका थी उसको हमने निभाया। थैंक यू।